नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 51 से 55 व आकलन 9 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 50 तक हल करवा दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 51 जो कार्यपत्रक है वो समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना, इससे संबंधित है। एक समाचार पत्र जो होता है उसमें घटनाओं पर विचार है वो व्यक्त करने हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक व पर्यवेक्षक के स्तर पर ओटीपी के माध्यम से अति गोपनीयता प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये समाचार है। अब इसमें प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाचार का मुख्य विषय क्या है। समाचार है, इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का। ये इनका मुख्य विषय है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का। दूसरा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। कौन सी परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे? तो ये है 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजने हेतु ये दिया है। आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित उत्तर लिखना है। क्या कोई भी प्रश्न पत्र होते हैं अपने, तो उसे गोपनीय यानी बिल्कुल उसे छुपा कर रखना जरूरी है? तो बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल उसे गोपनीय रखना जरूरी होता है। प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से योग्य विद्यार्थियों का चयन हो पाता है। अगर अपन प्रश्न पत्र जो होंगे उनको गोपनीय रखेंगे तो जो उसके योग्य होगा उसी को वैकेंसी मिलेगी, उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को रोजगार मिलेगा। अन्यथा जो नकल करके पास होंगे वो यूं ही फायदा उठा लेंगे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? यानी ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजते उसका क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना, यानी कंप्यूटर जो होगा परीक्षार्थी के सामने और उसको एक ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी प्राप्त होते ओटीपी जैसे ही वो उसके अंदर सेव करेगा उसका प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से उसके सामने आ जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है कि विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो विद्यालय में डिजिटल माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाए, ये जरूरी है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को कि स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो गांव में निकली मतदान जागरूकता रैली है, इससे संबंधित कोई समाचार बनाओ और फिर उसे भित्ति चित्र पर लगाओ, दीवार पर लगाओ तो सही रहेगा। तो ये हो जाता है कार्यपत्रक नंबर 51। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 52 को। गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखते हैं गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि गद्यांश में अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं
ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इसमें काम लिया जाता है। जब तक इसे हम काम में लेते रहेंगे तब तक हमारी मांसपेशियां मजबूत सशक्त बनी रहती हैं। इसको पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित अपन प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अंगों की गति किसके द्वारा बनी रहती है। अंगों की जो गति है वो किसके द्वारा बनी रहती है, तो मांसपेशियों के द्वारा बनी रहती है। हमने गद्यांश में यही पढ़ा था। दूसरा, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ सकते हैं या किसे फैला सकते हैं, तो मांसपेशियों को हम सिकोड़ भी सकते हैं, मांसपेशियों को हम फैला भी सकते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, तो व्यायाम करने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास है वो बढ़ता है। शारीरिक विकास भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारा मानसिक विकास है वो भी बढ़ता है। आगे देखते हैं, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, बताइए। तो बिल्कुल हमें योगासन करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योगासन करने से मानसिक विकास बढ़ता है। आगे, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं। मांसपेशियां तब तक समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता है। इनको अपन काम में लेते रहेंगे तब तक हमारी मांसपेशियां समर्थ बनी रहेगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। पहला वाक्य है मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो इसमें जो सफ़ेद है ये विशेषण है। दूसरा है हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो यहाँ जो 10 किलो है ये विशेषण है। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो यहाँ पे कुछ है ये विशेषण है। चौथा है मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल यहाँ पर विशेषण है। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ बहुत है वो विशेषण है। तो ये विशेषण शब्द है, उनको आप छांट करके अलग लिखना था। तो बच्चों, कार्यपत्रक नंबर जो 52 था वो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 53 की तरफ। यह भी एक गद्यांश का ही भाग है जिसे अपन पढ़ेंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अनुच्छेद है, इसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी बन चुका है। अब इससे संबंधित अपन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम बताओ, तो उदयपुर का दर्शनीय स्थल पिछोला झील है, फतेह सागर झील है और सहेलियों की बाड़ी है। ये दर्शनीय स्थल है उदयपुर के। उदयपुर शहर किसने बसाया, तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया था। किसने, महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें क्या है, वाक्य बनाना है। जैसे देश विदेश का वाक्य बनाइए, तो पिछोला झील को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, तो ये देश विदेश शब्द आ गया इसके अंदर। इसी तरह खूबसूरत शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, तो राजस्थान का यह शहर खूबसूरत है, तो यहाँ पर खूबसूरत शब्द आ गया। आगे सैलानी, तो सैलानी जैसलमेर दुर्ग देखने आए, जैसलमेर दुर्ग देखने के लिए सैलानी आए। इसी तरह बंजारा, पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया था, तो यहाँ पे ये शब्द आ गया। पिछोला झील किसने बनवाई, तो पिछोला झील महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनाई थी। महाराणा लाखा के समय की बात है, उस समय एक बंजारा था, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ
आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो हम वहाँ जाकर पिछोला झील को, फतेह सागर झील को, सहेलियों की बाड़ी को, मोती मगरी को देखना पसंद करेंगे। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वस्थ जल बचाना चाहिए। तो ये हमें करना है। आगे कार्यपत्रक नंबर 54 देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र लिख पाना। आपको अनौपचारिक रूप से एक पत्र लिखना है। आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे हैं, मित्र अमर को एक पत्र लिखना है जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। तो प्रिय मित्र अमर, नमस्ते, शाहपुरा जयपुर, 18 नवंबर 2024। क्या लिखोगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, तुम भी कुशलतापूर्वक ही होंगे। मैंने सुना है कि तुमने इस वर्ष राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तुम्हारी इस सफलता में तुम्हारी स्वयं की लगन, अपने गुरुजनों और माता पिता की आशीर्वाद मिला होगा। तुम इसी प्रकार खेलों में आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहना। इस तरीके से ये पत्र लिखना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 55 की तरफ। इसमें ये पद्यांश है। पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। पद्यांश में पहले देख लेते क्या लिखा है। लिखा है कि रखे परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता, सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता के खिन्नता हो, एकता को धारण करो। इस तरह की पंक्तियां हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न जो है उसे हम देख लेते हैं। मन का मेल मिलाप होता है, यानी परस्पर मेल जोल रखने से होता है। वारण शब्द का अर्थ होता है निवारण या प्रतिरोध। एकता शब्द का बहुवचन होता है एकता। एकता का बहुवचन हमेशा आपको एकता ही देखने को मिलेगा। अगला 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप और एकता दिखाई देती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत विविधता में एकता की विशेषता रखता है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृति को अपनाता है। इसमें एकता का भाव निहित है। भारत देश है, इसमें एकता का भाव निहित है। 5वां प्रश्न है कि नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग बताती हैं। इस तरीके से इन तुकबंदी को पूरा करना था। आगे 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जो ये पद्यांश था इसका सार अपने शब्दों में लिखना था। तो इस पद्यांश में अविवेकता को छोड़कर परस्पर मेल मिलाप रखना, जिससे हमारी एकता बनी रहे। हमें एक दूसरे से बैर भाव छोड़कर, विविधता छोड़कर एकता को अपनाना चाहिए। बढ़ते हैं आंकलन नंबर 9 की तरफ। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। लोभू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले तो लोभू को जोर की भूख लगी। भोलू ने लोभू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोभू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता भी बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। तो मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है, यानी मीठा धन आई प्रत्यय जुड़ता है तो मिठाई बनता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटिए। इधर ये भूख कर दिया, गलत हो गया। इधर ये घूमना कर दिया, गलत हो गया। इधर ये आदमी गलत हो गया, इसलिए ये है आपका सही हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। निम्न में से असंगत समूह को छांटिए। तो ये असंगत समूह है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा, बाकी एक दूसरे के क्या है? विलोम है। दयालु सेठ रेखांकित पद है, तो ये विशेषण से संबंधित है।
रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द रोजाना, सदैव, प्रतिदिन और हर दिन। ये रोजाना के पर्यायवाची हैं, क्योंकि दिन रात अलग है, दिन रात अलग है, और आज सुबह शाम अलग हो गया, इसलिए ये हो जाएगा। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। इस कहानी में एक तो पूर्ण विराम का चिन्ह आया हुआ है, एक अल्प विराम का चिन्ह आया हुआ है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, एक आया हुआ है योजक चिन्ह आया हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो हमारे कस्बे में एक सेठ जी की दुकान है, वे कस्बे के लोगों को सस्ती दर पर क्या करते हैं, सामान उपलब्ध करवाते हैं। पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण कीजिए कि जब उनकी पौधों की रखवाली तब आएगी हरियाली। पर्यावरण दिवस मनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। इस तरीके से आप स्लोगन लिख सकते हो। विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। तो 5 विज्ञापन: स्मार्ट घड़ी सबसे अनोखी, रक्षक हेलमेट सिर की सुरक्षा, विश्व हिंदी दिवस सबको मनाना, बाल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, ब्लू बर्ड वाटर पार्क सस्ता सबसे अच्छा। 10वां है कि क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि किसने किसको कहा ये। तो ये कहा है एक गरीब आदमी ने लोबू से कहा है। इस तरीके से अपने कार्यपत्रक में आंकलन पूरे हो जाते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।